हेलो स्टूडेंट, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, नेपोलियन के बारे में, कि किस तरह से फ्रांस में निरंकुश तानाशाही के खिलाफ 1789 में क्रांति आई और कुछ समय बाद जो है नेपोलियन फ्रांस की धरती पर एक नए शासक के रूप में उभरे। पॉलिटिकल रूप से उन्होंने बहुत सारे अधिकार समाज को दिए और लोग जो है दुनिया में ये लगने लगा था कि उन्हें इस रूप में मानते हैं कि जो नेपोलियन है वो राजतंत्रिक डेमोक्रेसी और अधिकारों का प्रवक्ता है और समाज में जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको ख़त्म करने का एक लीडर है। और इसलिए जहाँ भी 1790 के आसपास नेपोलियन के नेतृत्व में जहाँ भी ये सेनाएं गई, फ्रांसीसी सेनाएं, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जहाँ भी गई वहाँ स्वागत किया गया उनको इस तरह से कि ये जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के हिमायती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ जाके उन्होंने जो राजनीतिक रूप से दावे किए थे वो प्रशासन में आते आते जब उनको लागू किया गया वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए, स्ट्रिक्ट कानून अपनाए गए, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं तोड़ना कोई आसान काम थोड़े नहीं था, उन्हें स्ट्रिक्टली ही तोड़ा जा सकता है। डेमोक्रेसी भी तब आती है जब हर लोगों के मन में उनके प्रति एक ट्रस्ट पैदा होता है, टॉलरेंस पैदा होता है। अगर आप पुरानी चीज़ों से अभी तक जकड़े हुए हो तो बहुत उसको इस्टेब्लिश करने में क्या होता है, ज़बरदस्ती के कानून बनाने पड़ते हैं और लोग सहन नहीं कर पाते एकदम से इतनी स्ट्रिक्टनेस। तो वहाँ फिर राइनलैंड की जो एक लड़ाई थी, लाइप्सिग की लड़ाई, वहाँ वो 1813 में बहुत बुरी तरह से हारे थे। और वो जब फ्रांस लौटे, ये एक चित्र दिखाया हुआ है, एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है नेपोलियन को, और इसके बैग से बहुत सारे जो पत्र हैं वो गिरते जा रहे हैं। इन पत्रों में वो नाम है जो अभी तक इसके भूभाग थे, लेकिन इस लड़ाई में सारा कुछ वो हार देता है। और उसके बाद जो है फ्रांस एक सिमट कर वहीं आ जाता है जहाँ से उसने अपनी लड़ाई शुरू की थी। ये देखो, ये इन्होंने लिखा हुआ भी कि पहले जो इनको बहुत उत्साह से इनका स्वागत किया गया, लेकिन बाद में जब राजनीतिक व्यवस्था को लागू किया गया और कड़े कानून बनाए गए तो जो फ्रेंच सेना है ज़बरदस्ती वहाँ गई और वहाँ प्रशासनिक परिवर्तन किए, तो लोग जो है इन परिवर्तनों के आदी नहीं हुए थे और इस तरह की तोड़फोड़ के वो विरुद्ध थे। तो उन्होंने जल्दी ही नेपोलियन जो है लोकप्रिय हो गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला? राष्ट्रवाद का मतलब मैंने कल भी बताया था कि अपनी एक कॉमन लैंग्वेज या कॉम्पैक्टनेस के आधार पर या पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर, इतिहास के जो वीर पुरुष थे उनसे प्रेरणा लेते हुए, अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए अपने फ्यूचर का निर्माण करने के लिए कोई जाति संगठित होती है उसे नेशन कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का एक और जो मीनिंग बड़ा अच्छा है वो ये है कि आप अपनी जो छोटी छोटी पहचान होती हैं कि मैं किसी जाति से रिलेटेड हूँ या मैं किसी रिलीजन से रिलेटेड हूँ या मेरी ये लैंग्वेज है, मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ, इस छोटी छोटी जो ये पहचानें होती हैं ये पहचान ख़त्म हो जाती हैं और इन पहचान की जगह आपकी एक पहचान डेवलप होती है कि आप इंडियन हो, आप जर्मन हो, आप फ्रांसीसी हो, और जो आप थर्ड स्टेट के हो, आप सेकंड स्टेट के हो, आप पीजेंट हो, आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, या आप ज्यूज हो, या आप हिंदू हो, बौद्ध हो, इस तरह की जो छोटी छोटी पहचान होती हैं वो ख़त्म हो जाती है और आपकी एक पहचान बनती है, तब भी एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। अगर हम 18वीं शताब्दी का जो मैप देखें, वो मैप मैंने आपको दिखाया भी था, तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे। राष्ट्र राज्य का मतलब, मान लो आज इटली ये है, तो इटली पहले यहाँ कोई राजा राज करता था, यहाँ कोई राजा राज करता था, इस राजा के अलग रूल थे, यहाँ किसी और वंश का राजा था, यहाँ की करेंसी कुछ और, तो इस तरह से बहुत सारे टुकड़ों में बटा पड़ा था। जैसे भारत
जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें अलग थी और जो ब्रिटिश के अंडर क्षेत्र था वो अलग था। अब इसको एकजुट करना था, प्रिंसली स्टेट को ख़त्म करना था। इसी तरह फिर जो इटली वगैरह थे उनके ये छोटे छोटे शासन ख़त्म करके क्या करना था, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। और राष्ट्र राज्य का निर्माण भी हो जाता है यहाँ कहीं एक सुप्रीम पावर अगर शासन करती। सुप्रीम पावर कोई था नहीं, यहाँ का कोई और राजा था, यहाँ का कोई और था, इस वंश इसमें कोई और था। अब इन छोटे छोटे राज्यों को ख़त्म करके क्या बनाना था, एक संयुक्त इटली की स्थापना करनी थी या संयुक्त जर्मनी की स्थापना करनी थी। उसके क्या फ़ायदे होते हैं देखो, मान लो आप कोई वस्तु बेच रहे हो, ठीक है, और ये इटली में बेच दी आपने, यहाँ से आप शुरू हुए, इसकी कोई और पैसे हैं, यहाँ ये वस्तु 20 रुपए किलो थी, यहाँ के उसकी करेंसी बदल जाती तो यहाँ ये वस्तु 30 रुपए किलो की हो गई, यहाँ 10 की हो गई। तो इस तरह ट्रेडर के लिए बड़ी मुश्किल आ रही थी व्यापार करनी। अब मान लो इस कोने से ये चलता है ट्रेडर और वो इस कोने पर पहुंचना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि इस कोने वाले को भी टैक्स इस यहाँ भी टैक्स देता है, वो यहाँ भी टैक्स देता है, यहाँ भी टैक्स देता है। तो टैक्स दे देकर क्या हो जाता है, वो इतना मूल्य बढ़ जाता है, उसका रेट इतना वस्तु का बढ़ जाता है कि वस्तु यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगी हो जाती है। ट्रेडर के लिए ये सब बाधाएं थी, तो उसको लिए बड़ा आसान था कि वो एक देश बन जाए और सब एक देश की एक करेंसी हो और एक तरह के कानून हो सकता है कि देश के इस कोने में तो अलग से रूल हो व्यापार करने के, यहाँ अलग से यहाँ अलग से, तो उसे 20 तरह के कानूनों को फेस करना पड़ता था। अब धीरे धीरे जब राष्ट्र राज्य बनने लगे तो जो ये नया वर्ग पैदा हुआ था इंडस्ट्री वाले लोग थे, जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, या जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनके लिए बड़ा आसान हो गया। और वो चाहते थे कि एक ही कानून बने, एक ही देश बने, एक ही सुप्रीम पावर बने, एक तरह के मार्केट में रूल पैदा हो। तो इस वजह से फिर दबाव पड़ने लगा कि जो ये छोटे छोटे राज्य हैं वो ख़त्म करें, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को ख़त्म करके एक नेशन स्टेट की स्थापना हो। 18वीं शताब्दी में यूरोप का मैप अगर आप देखोगे तो मिलोगे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इसमें बहुत सारी राजशाही, बहुत सारी डायनेस्टी होते हैं, शासक वंश डची कैंटनों में बटे हुए थे, जिसके शासक स्वायत्त थे। स्वायत्त का मतलब वो अपने क्षेत्रों में ऑटोनोमियस थे। ऑटोनोमियस का मतलब होता है अपने खुद के उनके कानून थे, किसी सुप्रीम पावर के वो अधीन नहीं थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, वे अपने आप को, अब तरह तरह के लोग रहते थे तो ये तो है, मानते हैं हम कि यूरोप में जातियां नहीं, लेकिन वहाँ रेश बहुत मायने रखती थी, नस्ल, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न प्रोफेशंस के लोग, फिर अमीरी गरीबी के आधार पर लोग, इस तरह से बहुत सारे लोग रहते थे। भिन्न भाषाओं के, लैंग्वेज बड़ी एक मुद्दा थी यूरोप में, भिन्न भिन्न लैंग्वेज के लोग रहते थे, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते थे। तो वो अपने आप को एक अलग पहचान के लोग मानते थे, वो एक पहचान के अंतर्गत नहीं थे। उसके बाद है समान संस्कृति उनकी नहीं थी, सामूहिक पहचान अभी नहीं बनी थी कि वो एक इटली के हैं, या वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, भिन्न भिन्न जातियों के समूह के लोग रहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी में शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में जन समूह को जोड़कर बने हुए थे। एलेपस जो इटली का क्षेत्र है, वहाँ टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल थे, जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलते थे। अब कुलीन का मतलब होता है जो बहुत ऊंच वर्ग के लोग होते हैं, जो मुट्ठी भर होते हैं, जो राजा के परिवारों से होते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, जमीन उनके पास बहुत होती है, उन्हें कुलीन वर्ग कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, ये याद कर लेना। 1797 नेपोलियन ने इटली पर हमला किया। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई थी 1790
17 में, और नेपोलियन का पतन हो गया था। वियना की संधि हुई थी, इस संधि के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि थी ये। और यूनानी स्वतंत्रता के लिए, यूनान को इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं, उनके लिए संघर्ष शुरू हुआ था 1848 में। उसके बाद जो है, ठीक है, एकीकरण हुआ। अब इटली का एकीकरण 1958 से 1870 तक, 1859 से 1870 तक, मतलब बहुत समय लगता है एक देश को एकजुट करने में। जर्मनी का एकीकरण हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, 1868 और 1871, और 1905 में हैब्सबर्ग जो है, हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों के स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। स्लाव एक जाति थी भाई, एक नस्ल थी स्लेव, उनका एक अलग कि हमारा एक राष्ट्र बनना चाहिए, इस तरह के विचार वहाँ उभरे थे। अब ये भाषा कौन कौन सी बोलते थे, या कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग शासन करते थे? जैसे कुलीन वर्ग, इन्होंने बताया कि जर्मन भाषा बोलते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसी इतावली भाषी प्रांत थे, मतलब इस तरह की भाषा बोली जाती थी। हंगरी में आधे से ज़्यादा लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। लैंग्वेज के आधार पर बड़ी डायनेस्टी थी वहाँ, डिफरेंट थे लोग, डिफरेंसेस थे, जबकि बाकी लोग जो है विभिन्न बोलियां इस्तेमाल करते थे। ग्लेशिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। कई बार क्या होता है, जो प्रभावशाली ग्रुप है उनकी भाषा भी अलग हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ कई बार एक जमाना होता था जब जो राजा या कुलीन वर्ग के लोग थे संस्कृत भाषा बोलते थे। इनके साथ ही हैब्सबर्ग की सीमा रेखाओं पर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग थे, और उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोवा में स्लोवन्स, दक्षिण में क्रोएट, और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया में लोग राउमन लोग रहते थे, मतलब राउमन भाषा वो बोलते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से मिटा नहीं सकता था, मतलब इस तरह की इतनी तरह की डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल था, एकता के सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल था। जैसे हमारे देश में भी 1100 के आसपास बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत को एकजुट करना बड़ा मुश्किल था, और भाषा के नाम पर बड़े हमारे यहाँ भी दंगे हुए हैं। उसके बाद उसी समय क्या हुआ था, लिबरलिज्म का विकास हुआ था, और लिबरलिज्म के विकास के कारण लिबरलिज्म से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। खेती और इंडस्ट्री में नए नए औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विस्तार ने इंडस्ट्रीज और खेती को भी बड़ा विस्तार दिया। अब जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वो जो पीजेंट थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, उनका महत्व बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। प्रोडक्शन ज़्यादा थी तो बाज़ारों में उनका दबदबा था, लोगों को वो या जो शासक थे उनको वो फूड और जो इम्पोर्टेंट गुड्स थी वो प्रोवाइड करते थे। वो बड़ी बड़ी जो महलों में रहते थे। वो एक ग्रुप तो छोटा सा था लेकिन प्रभावशाली ग्रुप था। बड़ी बड़े ओहदों पर वो बैठे हुए थे, शहरों की हवेलियों के वो मालिक थे। तो राजनीतिक कार्यों में उनका बहुत दबदबा था। फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। आपस में ही वो पारिवारिक संबंध स्थापित करते थे, जैसे जमींदार का बेटा या बेटी, जमींदारों के यहाँ ही शादियाँ की जाती थी। और लेकिन ये छोटे थे, लेकिन जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो था वो कृषक था, और ज़्यादातर ज़मीन जो है वो लैंडलॉर्ड्स के पास होती थी, जो ये कुलीन वर्ग के पास। लेकिन इनके नीचे जो खेती वास्तव में करते थे, ये खेती नहीं करते थे। इनके नीचे पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, जो इनसे रेंट पर ज़मीन लिया करते थे, और वो रेंट पे ज़मीन लेकर खेती करते थे। टैक्स भी बहुत ज़्यादा चुकाते थे, तो उनका जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी। उसके साथ साथ मैंने बताया टेक्नोलॉजी में विस्तार हुए तो नए नए औजार बनने लगे, और जैसे जैसे नई नई मशीनें आ गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से हुई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, माल उत्पादन होने लगा, और नए नए वर्ग पैदा हुए। पूंजी कैपिटलिस्ट, पूंजीपति जो थे वो पैदा हुए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए,
उसके साथ साथ ट्रेडर, बड़े बड़े कमर्शियल जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स, वो पैदा हुए जिनके बाज़ारों में कब्जे थे। और अगर वो बाज़ारों में के रूल जो है उनके आड़े आ रहे थे तो उन्होंने शासकों पर दबाव डाला कि आप ये रूल बदल दीजिए और हमें आज़ादी दीजिए ताकि हम आसानी से व्यापार कर सकें। तो इस तरह से पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। और इसके साथ साथ शहर तो विकास करते ही हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री का विकास होता है तो शहरीकरण की जो प्रक्रिया वो बहुत तेज़ हो जाती है और बाज़ार तेज़ी से विकसित होते हैं। इस तरह से इंग्लैंड में भी औद्योगिकरण आया। इंग्लैंड के साथ साथ जो है फ्रांस, जर्मनी के कुछ राज्यों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही ये चीज़ें शुरू हुई। और शुरुआत में ही फिर नवीन जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षा का बड़ा विस्तार हुआ था। इसमें लोगों की लिटरेसी रेट अचानक बढ़ गई थी और लिटरेसी रेट बढ़ने के कारण ही इनमें रीजन का, तर्क का उदय हुआ कि हम क्यों करें राजाओं की गुलामी और हम अपने मालिक खुद हैं। हम अपने तरीके से अपना समाज बनाएंगे, अपने तरीके से शासन चलेंगे, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए क्योंकि हम आज़ाद पैदा हुए थे, राजाओं ने हमें वैसे ही बंदी बना रखा है। उसके बाद लिबरलिज्म, ये मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बहुत विस्तार से आपको पढ़ाई थी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिबरलिज्म, देखो लिबरलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण जिसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं, आपका नेशनलिज्म और आपकी डेमोक्रेसी, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लिबरलिज्म आया या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो लिबरलिज्म आया, लोगों को अपने अधिकारों का पता चला। और उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रीज लगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आविष्कार हुआ तो, और उन्होंने लिबरलिज्म की डिमांड की। लिबरलिज्म का मतलब आज़ादी होती है। उसके साथ साथ मार्केट पैदा हुई और शहरों में लोग जो है वो बस गए। उसके बाद जो है नेशनलिज्म की विचारधारा जोर पकड़ती रही क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो ट्रेड होनी थी उसमें बाधा पड़ रही थी। तो एक पहचान की, एक रुपए की ज़रूरत थी, एक यूनियन की ज़रूरत थी, एक देश के कानून की ज़रूरत थी। और ये सब चीज़ें राजाओं को ख़त्म करने के लिए थी, पुराने जो रूल थे उनको ख़त्म करने की थी। तो इसके साथ डेमोक्रेसी भी आनी थी, ठीक है ना। ये एक प्रक्रिया है, एक चैन है घटनाओं की जिसके जो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लेकर आई। इसके साथ ही साथ फिर क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स लोगों लेकर आए, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हुआ, डेमोक्रेसी के साथ अधिकारों का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अधिकारों के साथ ही जो है वो इक्वालिटी के मायने शुरू हो गए कि भाई सब इक्वल हैं तो सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई गरीब या अमीर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई कि लिखे हुए कानून होने चाहिए, राजाओं के कानून अब नहीं चलेंगे। तो ये घटनाओं की श्रृंखला पूरी शुरू हुई और मॉडर्नाइजेशन का युग आया जिसमें राजाओं और पुरानी जो चीज़ें थी, कंजर्वेटिव चीज़ें, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लिबरलिज्म राष्ट्रीय एकता से संबंधित थी, उदारवाद से जुड़ी, मैंने बताया नेशनलिज्म, उदारवाद, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे इकट्ठे ही इनकी शुरुआत हुई। लिबरलिज्म का मतलब है, ये लैटिन भाषा के शब्द से निकला है जिसका अर्थ है लीबर, और लीबर का मतलब आज़ाद। आज़ाद होने का मतलब फ्रीडम और कानून के समक्ष सभी बराबर, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समान, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून के समक्ष समान हैं तो कानून के समक्ष समानता दी जानी चाहिए, पहले कानून लिखा जाना चाहिए। कानून लिखने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन चाहिए, जनता के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट में चुने कौन लोग होंगे, इलेक्टेड लोग होंगे। इलेक्टेड लोगों को चुनने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, वोट की ज़रूरत होगी। अब वोट किसे दिए जाएं,
शुरू में आपको पता है सबको वोट नहीं दिए गए थे, सबको वोट नहीं दिए गए थे, कुछ लोगों को दिए गए थे जो संपत्तिशाली थे। जैसे ब्रिटेन में राजाओं के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? उन्होंने जो टैक्स पे करते थे, उन्होंने कहा नो रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारी राजनीति में भागीदारी नहीं है, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो राजाओं की मजबूरी हो गई, भाई इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उनकी पॉलिटिक्स में भागीदारी हो, और इसलिए वहाँ सबसे पहले इंग्लैंड में क्या बनी थी? संसद बनी थी और वोट का अधिकार शुरू हुआ था। वैसे तो पूरी तरह से वोट का अधिकार तो 1928 में मिला था महिलाओं को, तो वहाँ मिला ही नहीं। इसी तरह अमेरिका में बहुत लेट शुरू हुआ, लेट दिया गया, वहाँ तो 1958 के आसपास ब्लैक्स को अधिकार दिया गया। तो डेमोक्रेसी या फंडामेंटल राइट्स या मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया एक दिन में पूरी होने वाली नहीं है, ये तो सालों साल चलती है, कभी कुछ मिल गया कभी कुछ मिल गया। तो जो शुरू में हमें चीजें मिली वो थी कि सबसे पहले तो निरंकुश राजा और चर्च को खत्म करना था, उसके साथ संविधान बनना था, जो इनके विशेषाधिकार थे उनको खत्म करना था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनानी थी, निजी संपत्ति को सुरक्षा करनी थी। निजी संपत्ति जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक जॉन लॉक थे, उन्होंने ये अधिकार दिया था। जॉन लॉक ने, ये इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। तो प्रॉपर्टी का अधिकार कि निजी संपत्ति वैसे ही राजा नहीं छीन सकता, मैं उसका ये मेरी है और मैंने मेहनत से कमाई, तो मेरी इस पर अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। कानून के बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब पहले लॉ बनाए आप, कानून बनाए। जैसे हमारे देश का संविधान भी आर्टिकल 14 है, उसमें क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और हर व्यक्ति को सुरक्षा दी जाएगी कानून के अनुसार। इस तरह से संविधानों की रचना हुई। जो अडल्ट फ्रेंचाइज था वो शुरू हुआ, सफरेज शुरू हुई। सफरेज का मतलब मताधिकार का प्रयोग हुआ, मत वोटिंग। लेकिन ये कभी ना सोचो कि ये सबको एकदम से मिल गए। सबसे पहले संपत्तिवान पुरुष, सिर्फ मेल को दिए गए अधिकार, फीमेल को तो नेपोलियन ने भी नहीं दिए, जो कहता था कि मैं अधिकारों का दाता हूँ। नहीं, उसने कहा महिलाएं तो कभी वयस्क होती ही नहीं है, अवयस्क रहती हैं, उन्हें पतियों और पिताओं के अधीन रहना चाहिए। और ये बहुत यूरोपियन में तो बहुत सालों तक ऐसा रहा है कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे। फिर महिलाओं ने साथ में जो महिलाएं थी उन्होंने साथ में पुरुषों के जो अधिकारों की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें मिला नहीं। उसके बाद है 2.1 में 1815, ये डेट आप याद रखना, ये वो डेट है जब नेपोलियन का पतन हुआ था, नया रूढ़िवाद आया। देखो नया रूढ़िवाद आने का कारण क्या था, रूढ़िवाद समझ लो। पहले दो तरह की विचारधाराएं होती हैं, एक मॉडर्न होती है, एक कंजर्वेटिव होती है। अब इतने सारे बदलाव जो है वो यूरोप में आ रहे थे, वो मॉडर्न थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, राजाओं को ख़त्म करना है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे द्वारा चुनी हो, इलेक्शन होने चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, जो लेसिस फेयर का सिद्धांत जो मैंने बताया था कि किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ये सारे मॉडर्न तरीके थे, नया समाज की स्थापना करनी थी जो अभी तक हुआ नहीं था, कल्पनाओं में था। लेकिन दूसरी तरफ जो है, और ये जो नेपोलियन था ये सारी चीजें देने का दावा कर रहा था, नेपोलियन हार चुका था। कंजर्वेटिव लोग कौन थे? कंजर्वेटिव लोग वो थे जो पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहते थे, जो मानते थे कि किंग का शासन बढ़िया था, जो मानते थे कि चर्च के रूल बहुत अच्छे थे, जो चाहते थे कि लैंडलॉर्ड की जो प्रथा है वो दोबारा शुरू हो। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फायदा था, या अब उनको ये भी था कि जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं वो खून खराबा लेकर आ रहे हैं, वो स्थायी नहीं है। देखो एक बार जो चीजें शुरू होती हैं वो स्थायी नहीं रहती, उनको स्थायी होने में टाइम लगता है, उथल पुथल होती है ट्रांजिशन काल में। ट्रांजिशन पीरियड जब किसी देश का आता है तो बहुत उथल पुथल होती है, कुछ लोग नई व्यवस्था में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। रूढ़िवादी जिन्हें बोलते हैं कंजर्वेटिव,
वो ऐसे लोग थे जो पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि राजा दोबारा आए, जो स्थापित संस्थाएं हैं वो भी दोबारा आए, और इस तरह से आप तेजी से विकास ना करें, धीरे धीरे विकास करें, क्योंकि धीरे धीरे विकास जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, आप एकदम से परिवर्तन ना करें। और जैसे ही नेपोलियन हारे और उनकी डेथ हुई 1815 में, जो कंजर्वेटिव लोग थे वो एक्टिव हो गए, और उन्होंने अब जो पुरानी चीज़ें थी उनको बहाल करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि जो राजतंत्र है वही मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, सेना को मजबूत और कुशल कर सकते हैं, गतिशील अर्थव्यवस्था दे सकते हैं, और जितनी भी दास प्रथा वगैरह जो चली हुई थी वो ये राजा ही ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए एक संधि हुई, मिलकर बहुत सारी शक्तियों ने नेपोलियन को हराया, जिसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियां थी। नेपोलियन को हराया और यूरोप का एक सम्मेलन हुआ जिस वियना में, जिसे वियना संधि कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और उस वहाँ के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख। उसने उनका लीडरशिप की, वो उसके लीडर बने, इसके हेड बने इस कॉन्फ्रेंस के। और एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए जो ब्रिटेन वगैरह थे, जिन्होंने फ्रांस को हराया था। मिलकर एक ट्रीटी तैयार हुई, और उसमें जितने भी उस ट्रीटी के तहत जितने भी बदलाव नेपोलियन ने किए थे वो सब हटा दिए गए, सब खत्म कर दिए गए। और जो ब्रूबो वंश हटाया गया था नेपोलियन के द्वारा, क्रांति के द्वारा, जो लुई 16 वगैरह था, उसको सत्ता पर दोबारा बिठाया गया। नेपोलियन ने जितने भी इलाके जीते थे फ्रांस से वापस ले लिए सारे, और फ्रांस को इतने सीमाओं तक कायम कर दिया, इतना सीमित कर दिया कि फ्रांस अपना विस्तार दोबारा ना कर सके। ठीक है, उसके कौन कौन से इलाके उनसे लिए गए? नीदरलैंड में एक नया राज्य स्थापित किया गया, बेल्जियम जिसमें शामिल था। ये ऐसी जो चीज़ें थी जो बाद में वियना संधि के तहत हुई थी। थैंक यू।